talked about the meaning of marketing and the objective of marketing. Today we will talk about the new concept of marketing, that is product. अब प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मार्केटिंग में क्या काम है. तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो होता है वो होता है टेंजिबल. क्या होता है, टेंजिबल. टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मतलब है विच कैन बी सीन एंड टच. इसको मैं छू सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, वो होता है टेंजिबल. तो प्रोडक्ट अगर हम बुक में से पढ़ेंगे उसमें लिखा है इन द नैरो सेंस अ प्रोडक्ट मीन्स अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट सच एज मटेरियल, कलर, डिजाइन, size and weight, etc. assembled in an identifiable form that a seller offers to the customer for sale. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स. टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स. प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं. ये इसका फिजिकल एट्रीब्यूट है. क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट. फिजिकल एट्रीब्यूट क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस. तो प्रोडक्ट को हम फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से जज कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं ये प्रोडक्ट है. क्यों, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं. तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और ये ऑफर की जाती है कस्टमर को. प्रोडक्ट किसको ऑफर किया जाता है, कस्टमर को. किस चीज के लिए, फॉर सेल. ठीक है. जो बायर है वो कस्टमर को क्या देगा, प्रोडक्ट देगा. किसके लिए, फॉर सेल. ठीक है. बायर जो है सेल करेगा किसको, कस्टमर को. कस्टमर क्या करेगा, बाय करेगा प्रोडक्ट को. किससे, बायर से. आई बात समझ नहीं आई. तो प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल और फिजिकल एट्रीब्यूट से बना होता है. किससे बना होता है, टेंजिबल और फिजिकल एट्रीब्यूट. ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए बॉल पेन. बॉल पेन का एग्जांपल लेते हैं. तो बॉल पेन का मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है. बॉल पेन क्या है, प्रोडक्ट. बॉल पेन क्या है, एक प्रोडक्ट. अब मैं आपसे पूछूं उसका फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, तो आप बताएंगे सर इसके अंदर प्लास्टिक होता है, जो हम देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉडी होती है बॉल पेन की. ठीक है. इसके अंदर इंक होती है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं फिजिकल एट्रीब्यूट किसकी, बॉल पेन. बॉल पेन एक प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट की फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके अंदर प्लास्टिक है, इंक. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं बॉल पेन को देख सकता हूं. तो बॉल पेन क्या हो गया, टेंजिबल हो गया कि नहीं हो गया. और ऐसा में नहीं है, प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल होता है और उसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे बॉल पेन जो कि टेंजिबल है, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, और उसके अंदर प्लास्टिक, इंक, ये सारे इसको क्या हो गए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए. एक प्रोडक्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे वो असेंबल होके बनता है. असेंबल का मतलब जोड़ के. अब प्लास्टिक को इंक के साथ जोड़ा तभी तो बॉल पेन बना. आई बात समझ नहीं आई. तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा टेंजिबल होगा और उसके अंदर क्या होंगे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे. अब हम बात करते हैं इन द ब्रॉड सेंस अ प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स. दिस विल प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन to the customer. In addition to physical attributes, it comprises added values such as package, brand name, label and goodwill of the producer. अब सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर सिर्फ टेंजिबिलिटी होती है, नहीं, ये उससे ऊपर है, फिजिकल एट्रीब्यूट से ऊपर है. क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं
जो कि प्रोडक्ट को बनाती हैं, और वो चीजें क्या है, वो चीजें हैं पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है, और आपके लीजिए गुडविल, अब जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है। क्या प्रोडक्ट आपको ऐसे दिया जाता है? नहीं, आपने देखा होगा हमेशा प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को एक फिजिकल एट्रीब्यूट की तरह एक पैकेज में डाला जाता है। किसमें आता है? पैकेज में। जैसे कवर, बहुत पेन का एक कवर, उसके अंदर पेन, तो उसकी कवरिंग हो गई, वो क्या हो गई? पैकेजिंग। आई बात समझ नहीं आई? पेन का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अगर आप बैग का एग्जाम्पल लेंगे, अगर बैग मार्केट से लेते हैं तो आपको बैग जो है वो या तो पॉलिथीन में रैप होकर देगा, तो वो रैप होकर जो पॉलिथीन मिला है वो क्या है? उसकी पैकेजिंग। और लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग उसके आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट का एक टैग होता है। क्या होता है? टैग। उस टैग को हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। उसमें क्या होता है? उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में क्या होती है? डिटेल इंफॉर्मेशन, कि किस ब्रांड का है, कितने प्राइस का है, किस किस चीजों से बना है, वो सब आती है हमारी लेबलिंग। गुडविल, भाई प्रोडक्ट क्या कैरी करता है अपने साथ? प्रोडक्ट कैरी करता है ब्रांड नेम। क्या कैरी करता है? ब्रांड नेम। अगर मैं वॉच पहन रहा हूं तो उसमें टाइटन लिखा है, तो टाइटन क्या है? ब्रांड नेम। जो वो मेरी वॉच एज अ प्रोडक्ट कैरी कर रही है, क्या कैरी कर रही है? गुडविल, इसकी टाइटन। आई बात समझ में? और अगर आप क्लोथिंग ले लीजिए, कोई भी, अगर आप टी शर्ट पहन रहे हैं या शर्ट पहन रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या होगा? गुडविल होगा, टैग होगा, ठीक है, जो ये शो करता है कि वो कितनी प्रेस्टिजियस कंपनी है। तो प्रोडक्ट अपने साथ क्या कैरी करता है? गुडविल, रेपुटेशन कैरी करता है। क्या कैरी करता है? गुडविल, रेपुटेशन। किसकी? कंपनी की। जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनाएगा, अपना क्या रखेगा? उसमें लेबलिंग रखेगा, ताकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसके ब्रांड नेम से पता चल सके। आई बात समझ नहीं आई आपको? तो ब्रांड वैल्यू भी कैरी करता है हमारा प्रोडक्ट। और गुडविल, कल मैंने आपको बताया, गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट, इमेज ऑफ अ कंपनी इन द आईज ऑफ द कस्टमर। इमेज ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ अ कस्टमर, वो क्या होती है? गुडविल। आइए प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके फीचर्स जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। Only product concept and its features will come in your paper. जो reduced syllabus है, the reduced syllabus contains the concept of the product and its features only. उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो concept हमने समझ लिया। Now we will come to features. So what are the features of a product? How will you describe a product? Product को कैसे describe करोगे? तो you will describe the product by giving its features. उसके features बता के। तो उसके features क्या होते हैं? एक प्रोडक्ट के features क्या होते हैं? पहला होता है टेंजिबिलिटी। क्या होता है? टेंजिबिलिटी। A product is tangible. It is made of certain physical attributes such as shape, size, etc. It can be seen, touched and felt. एक प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होते हैं? फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि साइज और शेप। क्या होगा? साइज और शेप।
ये हो गया इसका फिजिकल एट्रीब्यूट। क्या हो गया? फिजिकल एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या होता है? टेंजिबल होता है। अगर इसका साइज नहीं हो, शेप नहीं हो, तो मैं इसको टच करूंगा मुझे फील नहीं होगा। टेंजिबिलिटी ये कहती है द थिंग विच कैन बी टच और फील और सीन इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड एज टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबिलिटी कहती है कि टेंजिबल वो चीज होगी जो देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि साइज और शेप, जो कि इसको क्या बनाते हैं? टेंजिबल बनाते हैं। इसलिए टेंजिबिलिटी किसका फीचर है? प्रोडक्ट का फीचर है। आई बात समझ नहीं आई? नाउ वी विल कम टू द सेकंड फीचर। पहला फीचर समझ में आ गया, टेंजिबिलिटी। व्हाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड टेंजिबल? बिकॉज इट कंटेन्स some physical attributes such as size and shape. That is why a product is entitled to be called as tangible. इसलिए फीचर है टेंजिबिलिटी का। आते हैं एसोसिएट, सॉरी सेकंड पॉइंट इज एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। In addition to physical features, a product has certain attributes which help customer to distinguish it from other products. Package, brand name, warranty, etc. are such associated attributes. अब देखिए, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एसोसिएटेड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट के अंदर अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स किससे अलग होते हैं? दूसरे प्रोडक्ट से। हर प्रोडक्ट का एक शेप, एक साइज नहीं हो सकता। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट का अपना अपना फिजिकल एट्रीब्यूट होता है। हर प्रोडक्ट के अंदर सेम शेप, सेम साइज नहीं होगा। हर प्रोडक्ट का अपना अलग शेप होता है, अपना अलग साइज होता है। इसलिए प्रोडक्ट अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट से, इसलिए हम उसको कहते हैं एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? जहां पे आप डिफरेंशिएट कर सको अपने आप को औरों से। तो प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी होती है। क्यों क्वालिटी होती है? क्योंकि प्रोडक्ट हैज इट्स ओन फिजिकल एट्रीब्यूट which differentiate itself from other products. तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर अपने फिजिकल एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि जिससे कि वो अपने आप को दूसरे प्रोडक्ट से क्या कर सकता है? डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर आप बाहर कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग होता है दूसरी कंपनी से, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये गुच्ची का है, ये जारा का है, ये किसी और चीज़ का है। तो हमें कैसे पता चल रहा है? वो ब्रांड नेम, वो ब्रांड नेम कैरी कर रहा है प्रोडक्ट, उसके अंदर वो शेप है, वो साइज है, जिससे वो अपने आप को क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। तो ये है हमारा एसोसिएटेड एट्रीब्यूट, विच इज द सेकंड फीचर। नाउ वी विल कम टू थर्ड फीचर। थर्ड फीचर की बात करेंगे। Third feature is life cycle.
हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? लाइफ साइकिल का मतलब ये है, जैसे आप ह्यूमन लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए, बच्चा पैदा होता है तो बर्थ की स्टेज होती है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है, फिर वो और बड़ा होता है, एडल्टहुड वाली स्टेज होती है, फिर वो और बड़ा होता है तो ओल्ड स्टेज होती है, फिर डेथ हो जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? उसकी लाइफ साइकिल होती है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। किससे स्टार्ट होती है? इंट्रोडक्शन। मतलब जब प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तब प्रोडक्ट का क्या होता है? बर्थ होता है। इस तरह से ह्यूमन लाइफ में बर्थ होता है, उसी तरह से प्रोडक्ट का भी बर्थ होता है। वो बर्थ स्टेज उसकी होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे वी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट इज दैट स्टेज इन विच वी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं तो वो स्टेज जो होती है हमारी, वो कौन सी होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया तो आपको पता चल जाता है कि ये नया प्रोडक्ट आया। वो जो उसकी स्टेज है वो कौन सी है? इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जब वो आ गया मार्केट में तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो होती है इंट्रोडक्शन के बाद, वो होती है उसकी ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज क्या होती है? अब इंट्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, लोगों को पसंद आएगा, कस्टमर्स को पसंद आएगा, दे विल बाय द प्रोडक्ट, है ना। एंड व्हेन द कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट, उससे क्या होगा? उससे ग्रोथ होगी। किसकी? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की ग्रोथ कब होगी? जब इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डिमांड बढ़े। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो सेकेंड स्टेज जो होती है इंट्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट की, वो कौन सी होती है? ग्रोथ। आई बात समझ नहीं आई? अब ग्रोथ हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, अच्छा खासा बिक रहा है। अब फिर आ जाती है दूसरी स्टेज, इसके बाद वो आ जाती है मैच्योरिटी। कौन सी आ जाती है? मैच्योरिटी। अब जब प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो जाता है, जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब लोग उसको बाय करने लगते हैं, तो वो ग्रोथ में आ जाता है। ग्रोथ के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब प्रोडक्ट तो या तो ज्यादा बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है, एक स्टेज में रहता है। वो स्टेज होती है मैच्योरिटी की स्टेज होती है। देखिए, प्रोडक्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एकदम से शूटअप हो गई, उसकी सेलिंग क्या हो गई? शूटअप हो गई, तो वो ग्रोथ स्टेज हो गई। अब एक स्टेज उसके बाद ऐसी आएगी कि ना तो वो और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा, ना वो डिक्लाइन कर पाएगा, ना वो घटेगा। जितनी उसकी सेलिंग चल रही है उतनी सेलिंग चलेगी। वो जो पर्टिकुलर स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी स्टेज। अब इसके बाद एक आखिरी स्टेज होती है, वो होती है डिक्लाइन। कौन सी होती है? डिक्लाइन की। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्लाइन। ये लास्ट स्टेज है। ये स्टेज क्या होती है? मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, जब प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन मिलने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो डिक्लाइन होती है। मतलब उसकी जो बिक्री है, जो उसकी सेलिंग पावर है, वो सेलिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस तरह से वो पहले बिक रहा था उस तरह से उसकी सेलिंग नहीं रहेगी। तो वो स्टेज जो होती है वो कौन सी स्टेज होती है? डिक्लाइन स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? डिक्लाइन। जहाँ पे सेलिंग पावर जो प्रोडक्ट की है वो एकदम नीचे आ जाए। ग्राफ से समझेंगे तो, ग्राफ से अगर आप समझेंगे तो ये होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, यहाँ प्रोडक्ट अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ। ये होती है ग्रोथ स्टेज, प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आ गई। अब यहाँ पे स्टेबल रहता है प्रोडक्ट, क्या रहता है? स्टेबल। और फिर आती है डिक्लाइन की स्टेज। कौन सी आती है? डिक्लाइन। जहाँ सीधा प्रोडक्ट गिरता है और उसकी सेलिंग पावर जो है कम हो जाती है, और सेलिंग पावर कम होने के बाद से एक स्टेज ऐसी आएगी, डिक्लाइन में ही आएगी वो, कि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ठीक है। आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई? जिस तरह से ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है
उसी तरह से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। बर्थ लेता है, बर्थ को कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद ग्रोथ लेगा, एकदम से बूस्ट हो जाएगी सेल, ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी स्टेबल स्टेज, जहाँ पे वो ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, फिर सीधी आती है भाई डिक्लाइन। ठीक है, इस फीचर्स में ध्यान रखिएगा। लाइफ साइकिल। अब आते हैं फोर्थ फीचर पे। वी विल कम टू द फोर्थ फीचर एंड दिस इज एक्सचेंज वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज वैल्यू? कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर ये होता है कि वो मनी के टर्म्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंने एक सोप है, तो वो सोप क्या है, उसको मनी के टर्म्स में रिलेट कर सकता हूँ, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। आई बात समझ में? एक मशीन, उस मशीन को भी, वो है एक प्रोडक्ट, उस मशीन को भी मैं मनी के टर्म्स में रेट कर सकता हूँ कि 50,000 की है, 10,000 की है, 20,000 की है, 5,000 की है। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है? जब आप प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको लगता है कि अब आपका प्रोडक्ट काम में नहीं आ रहा, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक्सचेंज के बदले आपको क्या मिलता है, मनी मिलता है। जैसे मैंने कार ली, अब मैंने 5 साल कार चलाई, 5 years, ठीक है। कार क्या प्रोडक्ट है, 5 साल चलाया मैंने। अब 5 साल चलाने के बाद मेरे को कार की जरूरत पड़ी, तो कार की एक्सचेंज वैल्यू तो होगी, मतलब कार को बेचूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, एक्सचेंज वैल्यू। प्रोडक्ट की क्या होती है, एक्सचेंज वैल्यू। आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हम कैसे रिलेट करते हैं, प्रोडक्ट को मनी से रिलेट करते हैं। आई बात समझ नहीं आई? अब आते हैं, नाउ वी विल कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज नीड सेटिस्फैक्शन। बहुत सिंपल, इट इज वेरी सिंपल पॉइंट, नीड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, अरे भाई प्रोडक्ट बन किसके लिए रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फीचर में भी, प्रोडक्ट के फीचर में भी आएगा कि प्रोडक्ट को अल्टीमेटली क्या करना, क्या है, प्रोडक्ट को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करना है ह्यूमन नीड्स को। प्रोडक्ट हैज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, satisfy what? Human needs। प्रोडक्ट को क्या करना है, अल्टीमेटली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इसलिए नीड सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये आता है हमारे फ्यूचर ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों की जरूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके, है ना। द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसलिए प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्रोडक्ट सेल होता है। अब हमारे सारे फीचर्स खत्म हो गए। ये कंसेप्ट था और फीचर्स, इतना ही आएगा प्रोडक्ट के बारे में। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं सर्विस। Now we will come to the second concept. First we have already studied about product के बारे में हमने समझ लिया। Now we will come we will study about service. What is service? See, product and service are related to each other. एक तरह से कह लीजिए एक रिलेटिविटी है दोनों के अंदर। रिलेटिविटी तो है, but they are entirely different from others. If you see, product and services are entirely different from each other, but they have some kind of relativity.
एक रिलेटिविटी भी होती है उनके अंदर, रिलेट कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को सर्विस से और सर्विस को प्रोडक्ट से, पर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में। अब पहले हम समझ लेते हैं, बाद में आपको मैं डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सर्विस। व्हाट इज सर्विस? सर्विस क्या है? सी, सर्विस इज इंटेंजिबल। I have already taught you what is tangible. Now we will study another term which is intangible. अब हम बात करेंगे intangible के बारे में या intangibility के बारे में। तो सर्विस जो होती है intangible होती है। intangible मतलब होता है इसको ना हम देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, ठीक है, ना टच कर सकते हैं, वो होती है हमारी इंटेंजिबिलिटी। तो सर्विस जो होता है वो क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, क्योंकि सर्विस को आप क्या कहते हैं, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्विस इंटेंजिबल होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर है जो अपने क्लाइंट को क्या देता है? सर्विस देता है। लॉयर क्या है? लॉयर एक प्रोफेशनल, ठीक है। डॉक्टर एक पेशेंट को क्या देता है? सर्विस देता है। तो क्या सर्विस को टच कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं, ठीक है। इसलिए सर्विस जो होती है इंटेंजिबल होती है। अब हम पढ़ते हैं, सर्विस रेफर्स टू द intangible benefits, utilities and satisfaction which are offered for sale, transportation, communication, banking, insurance, warehousing and advertising are, for example, considered services. Activities of professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants, engineers, architects and consultants are also services. Services being intangible, they cannot be seen, touched and stored for use in future. Services can be separated from the service provider. The quality of service cannot be standardized or made uniform all the time. जो मैंने बताया वही इसमें है कि सर्विस जो होती है इंटेंजिबल होती है और आप उसको फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर नहीं कर सकते। सर्विस जैसे प्रोडक्ट में, जैसे मान लीजिए मैं प्रोटीन पाउडर लाया और वो प्रोटीन पाउडर मेरे पास रखा हुआ है, उसको मैं आज नहीं तो नेक्स्ट मंथ, उसके 4, 5, 6 मंथ बाद भी यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बस सर्विस का ये चीज नहीं है। सर्विस आपको एट रैंडम मिलेगी, एट द टाइम मिलेगी। क्या ये होता है कि मैं डॉक्टर की फीस दे दूँ आज और बीमार हूँ आज और सर्विस बीमार में? नहीं, मैं एट द टाइम सर्विस दूंगा। सर्विस को आप फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर नहीं कर सकते, पर प्रोडक्ट को यू कैन स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस। प्रोडक्ट को हम बाद में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम फ्यूचर पर्पस पे इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर, पर सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन स्टोर सर्विस फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। सर्विसेज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। कमर्शियल सर्विस, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन समझना भी जरूरी है कि सर्विस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हाउ विल यू क्लासिफाई सर्विस? सर्विस एक तरह की नहीं होती। सर्विस इज नॉट ओनली ऑफ वन टाइप, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब पहला टाइप हम पढ़ेंगे कितने तरह की सर्विस होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इज कमर्शियल सर्विस। व्हाट इज कमर्शियल सर्विस? कॉमर्शियल सर्विस वो सर्विस होती है जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउस, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो होगी कमर्शियल सर्विस। कमर्शियल, देखिए कमर्शियल आ गया, समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या वर्ड आ गया? कमर्शियल आ गया तो कॉमर्स से रिलेट करेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ भाई कमर्शियल आ गया मतलब कॉमर्स से रिलेट करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स एंड सर्विसेज होगी। तो ऐसी सर्विस जहां पे ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स एंड सर्विस गुड्स हो रहा है
वो हमारी वो कौन सी होती है, कमर्शियल सर्विस होती है। ऐसी सर्विस जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, गुड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी जा सकती है, यहाँ आएंगे हमारी वेयर हाउसिंग, क्या आ जाएगी, वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है, वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं वो बड़े बड़े कह लीजिए बिल्डिंग्स होती हैं या फिर ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करके। वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। जैसे कि आज प्रोडक्शन किया पर आज बिकना नहीं है, बिकेगा मान लीजिए समर्स में प्रोडक्शन किया और बिकेगा विंटर्स में, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए और वो जगह कौन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। तो वेयर हाउस में हम गुड्स को रख देते हैं और फिर बाद में उनकी सप्लाई करते हैं। तो कमर्शियल सर्विस में वो सर्विस आती है जहाँ पे हम वेयर हाउस का इस्तेमाल करें, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। जो ट्रांसपोर्टर्स या सप्लायर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड। तो कमर्शियल सर्विस कौन सी सर्विस हो गई, कमर्शियल सर्विस वो सर्विस हो गई जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग का सारा लेने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड आ जाती है हम प्रोफेशनल सर्विस। नाउ वी विल कम टू प्रोफेशनल सर्विस। फर्स्ट इज कमर्शियल सर्विस, सेकेंड इज प्रोफेशनल सर्विस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस की हम बात करेंगे। कमर्शियल हमें समझ में आ गई, जो कॉमर्स से रिलेट करते हैं, जो सर्विस कॉमर्स से रिलेट करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स एंड सर्विस से रिलेट करती है, वो हमारी होती है कमर्शियल सर्विस। और जब हम दूसरी सर्विस की बात करते हैं तो वो होती है प्रोफेशनल सर्विस। कौन सी होती है, प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस क्या होती है, मैंने आपको बताया था। देखो इस टर्म को भी छोड़ दो, सर्विस, इस टर्म को प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वर्ड किससे आया है, प्रोफेशनल से आया है। किससे आया है, प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक तरह का प्रोफेशन का मतलब ये जहाँ पे आपको नॉलेज और डिग्री या फिर आप कह लीजिए एक्वायर मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ती है। उस तरह से कि जो लॉयर्स हैं, जो या फिर जो डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर उनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉलेज। ठीक है, वो नॉलेज रेंडर करते हैं अपनी सर्विस के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल सर्विस क्या सी कौन सी सर्विस हो गई, प्रोफेशनल सर्विस वो सर्विस हो गई जहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विस ग्रांट करते हैं। प्रोफेशनल्स कौन हो जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सब प्रोफेशनल हैं। क्यों है, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, इन्हें एक्वायर की है नॉलेज। ठीक है, चाहे वो थ्रू डिग्रीज या डिग्री लेके जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर की है, तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कैसे मिलती है, जब आप डिग्री लेते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, जब आप हायर स्टडीज करते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है। तो प्रोफेशनल के पास प्रोफेशनल डिग्री होती है जिसके बेसिस में वो क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। डॉक्टर होगा तो उसने MBBS कर रखी होगी, लॉयर होगा तो उसने लॉ कर रखी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो कर रखा होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल सर्विस प्रोफेशनल देते हैं। और प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, हमारे लॉयर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये जो सर्विस ग्रांट करते हैं वो सर्विस को कहते हैं प्रोफेशनल सर्विस। अब इसके बदले में वो क्या लेते हैं, इसके बदले में वो सर्विस के बदले में क्या लेंगे, मनी लेंगे, है ना। बदले में क्या लेंगे, मनी लेंगे। इन एक्सचेंज ऑफ मनी they render services, professionals render services in exchange of money। ठीक है,
थर्ड हम सर्विस की बात करेंगे वो है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस क्या होती है? जो एज अ पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, ठीक है। जैसे कि जो ब्यूटी पार्लर्स होती हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, मॉल्स हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं कि पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होटल्स हैं, क्या करते हैं? पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल सर्विस का मतलब ये है जहाँ पे आपको एज अ पर्सन सर्विस मिल रही है। अब मैं होटल के अंदर गया, मैं तो मुझे क्या मिलेगी? पर्सनल सर्विस मिलेगी। क्या मिलेगी? पर्सनल सर्विस, क्योंकि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे वहाँ का रेंट देना पड़ेगा, तो ये पर्सनल सर्विस में आता है। पर्सनल सर्विस में हमको क्या मिलती है? पर्सनल सर्विस में हमको मिलती क्या है? पर्सनल सर्विस में हमको पर्सनल petitions and rendering of service। पर्सनल सर्विस में हमको एज अ पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। होटल का जो होटल अरेंजमेंट होगा वो मुझे मिलेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर मैं अम्यूजमेंट पार्क में जाता हूँ। अम्यूजमेंट पार्क क्या होते हैं? जो पब्लिक के लिए खुले जाते हैं, यहाँ पे पब्लिक आती है और इंजॉयमेंट करती है, वो होते हैं अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। और मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? किसका एग्जाम्पल दिया है? ब्यूटी पार्लर्स का एग्जाम्पल दे रखा है। ब्यूटी पार्लर में भी हमको क्या मिलती है? पर्सनल सर्विस मिलती है। Fourth point is public utility service। ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है, ये सर्विस प्रोवाइड होती है टेलीग्राम के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं या फिर जो टेलीग्राम होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे? जो सेंडर और जो रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, ठीक है, और इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, सेंडर को बात करनी है रिसीवर से, ठीक है। अभी ये रिसीवर भी सेंडर बन जाएगा, फिर ये रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है टेलीग्राम ऑफिस में। टेलीग्राम थ्रू टेलीग्राम हो सकती है, थ्रू पोस्ट ऑफिस हो सकती है। तो पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम जो होते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज, और वो सर्विस कैसे देते हैं? इंफॉर्मेशन अगर सेंटर को रिसीवर को देनी है, रिसीवर को सेंटर को देनी है, तो वो किसके थ्रू होगी? टेलीग्राम या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आया समझ में? टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आगे समझ में? बिटवीन प्रोडक्ट and service। Now we will study what is the difference between product and service। प्रोडक्ट और सर्विस आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया, पर इनके बीच में अगर डिस्टिंक्शन करना हो, डिफरेंस बताना हो, तो कैसे बताएंगे? इसके पॉइंट्स हैं, ये चार्ट आपकी बुक में दे रखा होगा, दिस चार्ट, गो थ्रू दिस चार्ट and you will be able to understand properly। Now ये चार्ट पे ध्यान दीजिए, focus on this chart। If you see the first difference, that is basis of distinction,
टेंजिबिलिटी, पहला क्या है? टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, टेंजिबल वो चीज़ होती है जिनको हम देख सकते हैं या हम उसको फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल होती है। तो उसमें क्या आएगा हमारा? प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? टेंजिबल। फुल्ली टेंजिबल, कैन बी फेल्ट एंड टच्ड, कैन बी फुली स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब, इसको हम स्टैंडर्डाइज का मतलब इसको हम साइज और शेप के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। और सर्विसेज क्या हो गई? इंटेंजिबल में हैव फिजिकल एविडेंस, कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी स्टैंडर्डाइज। पर सर्विसेज के केस में क्या होता है? इंटेंजिबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटेंजिबिलिटी। क्यों होती है इंटेंजिबिलिटी? क्योंकि सर्विस जो है हम देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, है ना, हम उसको टच नहीं कर सकते। फिर आते हैं पेरिशेबिलिटी। देखो पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। पेरिशेबिलिटी का मतलब ये होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग द सेम or all of same kind, है ना। मतलब कि एक जगह होके भी आप क्या कहते हैं, बाद में फ्यूचर पर्पस के यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं। एक बार अगर हमने खरीद लिया तो वो क्या होता है? चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूजुअली ड्यूरेबल। पेरिशेबिलिटी का मतलब ये होता है इसको हम फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर कर सकते हैं, बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब जो बहुत लॉन्ग रन के लिए चले। ड्यूरेबल मीन्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग रन। ठीक है। यूजुअली पेरिशेबल, अब ये पेरिशेबल क्या हो गया? इसका यूज नहीं कर सकते, इसको हम फ्यूचर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड आते हैं ओनरशिप। ओनरशिप में क्या है? प्रोडक्ट ट्रांसफरेबल है। ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर। मैं आपको बताई थी कि हम प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ साल प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसके बाद अब हमारा इस्तेमाल नहीं, अब हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। दैट इज बाय जो उसकी ओनरशिप होती है वो क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। आज मेरे पास है, मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, वो मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी, बी पर्सन को बेच दी, तो जो ओनरशिप है वो गाड़ी की वो किसी का पहुंच जाएगी? बी पर्सन के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफरेबल होता है, नॉट ट्रांसफरेबल। और सर्विस में ये चीज़ नहीं होती। सर्विस क्या होती है? नॉट ट्रांसफरेबल। क्यों? क्योंकि सर्विस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर देता है, अब उसको आप किसी और को नहीं दे सकते, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही देगा, आप नहीं दे सकते। अब आते हैं इनसेपरेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। इनसेपरेबिलिटी का मतलब जहां पे आप सेपरेट नहीं कर पाए किसको? बायर और सेलर। सेपरेबिलिटी क्या होती है? जहां आप सेपरेट कर सकते हैं बायर और सेलर को। इनसेपरेबिलिटी ऑफ बायर और सेलर का मतलब इसमें प्रोडक्ट के केस में क्या है? प्रोडक्ट के केस में ये है फुल्ली सेपरेबल। प्रोडक्ट के केस में आप सेपरेट कर सकते हो किसको? बायर और सेलर को। रिमोट ट्रांजेक्शंस आर पॉसिबल। रिमोट ट्रांजेक्शन का मतलब बहुत दूर के ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैं यहाँ का मथुरा में प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं इसको बाहर कलकत्ता या फिर साउथ ऑफ इंडिया में आराम से क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसलिए ये जो होता है इनसेपरेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर वाला क्लॉज आता है हमारे प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट में जो होता है फुल्ली सेपरेट, क्या है? फुल्ली सेपरेबल। जो बायर और सेलर है वो क्या होगा? फुल्ली सेपरेबल होगा। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्रोडक्ट्स भी आप इजीली बेच सकते हैं। जो सेलर है वो इजीली क्या कर सकता है? सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स। जोग्राफिकल रीजन मैटर नहीं करता है। सर्विसेज में क्या होता है? नॉट सेपरेबल, रिमोट ट्रांजेक्शंस नॉट पॉसिबल। सर्विसेज में नहीं होता। सर्विस में आपको वहाँ आना पड़ेगा, उस प्लेस पे आना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यहाँ का डॉक्टर है, मथुरा का डॉक्टर है, तो वो मथुरा के लोगों को ट्रीट कर सकता है ना। अगर आप आगरा रहते हैं, अगर आप दिल्ली रहते हैं, तो आपको दिल्ली आगरा से मथुरा आना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलने। इसलिए ये जो है सर्विस वाले में ये वाला क्लॉज नहीं आता। सर्विस में कौन सा क्लॉज आता है? इनसेपरेबिलिटी आता है। क्या आता है? इनसेपरेबिलिटी। पर
प्रोडक्ट के केस में सेपरेबिलिटी आता है। आई समझ में नहीं आई? फिर आते हैं रिस्क में। प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड। देखो प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। पर सर्विस में क्या होता है, सर्विस डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस। एक बार सर्विस हो गई फिर रिप्लेस नहीं हो सकती, आपको दोबारा से सर्विस लेनी पड़ेगी अगर आप सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, रिप्लेस नहीं हो सकती सर्विस। सर्विस क्या होती है, रिप्लेस नहीं होती। क्वालिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। अब जो है प्रोडक्ट के बेसिस में हम क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर, और कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी क्वालिटी रखनी है और कितनी क्वालिटी हाई रखनी है, कितनी हमें लो रखनी है। तो ये जो है मेजरेबल है। प्रोडक्ट के केस में क्वालिटी क्या होती है, मेजरेबल। क्वालिटी इज मेजरेबल इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, बट इन द केस ऑफ सर्विस कैनॉट बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मेजर। बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपको मेजर करना। कैसे, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपनी सर्विस लें, वो तो आपका जो परेशानी है अगर वो सही होगी तो आप कहेंगे भाई बहुत अच्छी सर्विस थी। जो आपकी परेशानी है वो सही नहीं हुई तो आप कहेंगे सर्विस अच्छी नहीं थी। तो आप उसकी क्वालिटी नहीं बता सकते। बहुत डिफिकल्ट होगा क्वालिटी बताना सर्विस प्रोवाइडर की, पर प्रोडक्ट की आप क्वालिटी बता सकते हैं। इसलिए क्वालिटी के बेसिस में मेजरेबल होता है प्रोडक्ट, और सर्विस जो होती है क्वालिटी के बेसिस में मेजरेबल नहीं होती, या फिर बहुत डिफिकल्ट होती है मेजर करना। ठीक है, अब आते हैं सेंसिटिविटी टू टाइम, सॉरी इन्वेंट्री पे आते हैं। पहले इन्वेंट्री कैन बी स्टोर्ड। इन्वेंट्री में कौन सा क्लॉज आता है, अब प्रोडक्ट के केस में कौन सा आता है, प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर। और सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टोर करेंगे आप प्रोडक्ट को, वेयर हाउस में आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। पर सर्विस वेयर हाउस में स्टोर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आते हैं सेंसिटिविटी टू टाइम। लो सेंसिटिविटी एग्जाम्पल, अ सोप कैन बी बॉट इन एडवांस ऑफ नीड। देखो सेंसिटिविटी टू टाइम का मतलब ये है कि आपको जब आवश्यकता हो तब वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जैसे मुझे क्या कहते हैं, मेरा सोप खत्म हो गया तो मुझे सोप तुरंत चाहिए, मुझे उस समय आवश्यकता है, तो वो मैं पहले से रख सकता हूँ इन केस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सोप क्या है, प्रोडक्ट है, तो मैं इसको पहले से रख सकता हूँ। बस सर्विस को मैं पहले से नहीं रख सकता। जब तक वो ख़राब नहीं हो जाएगी, जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी तो मैं उसकी सर्विस नहीं कराऊंगा। मैंने फिर रखा है, अब मैं रिपेयर वाले को बुला लूँ क्या, नहीं बुलाऊँगा। मैं जब तक नहीं बुलाऊँगा जब तक खराब नहीं है। बस प्रोडक्ट के केस में पहले से उस चीज़ को रख सकता हूँ। आई बात समझ में नहीं आई। फिर आते हैं कस्टमाइजेशन, इंक्रीज कॉस्ट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल्स। इंक्रीज कॉस्ट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल्स मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, कॉस्ट क्या हो सकती है, इंक्रीज, और सेल्स जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब रिस्ट्रिक्शन से आता है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, बाधाएं। सेल्स में बाधाएं आ सकती हैं। भाई आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, पर उसकी डिमांड पे वो मेजर होएगा कि वो कितना बिकेगा, वो आप नहीं बता सकते। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, पर वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बिकेगा। तो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, रिस्क फैक्टर वहाँ पे है। अब इस केस में क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, इंक्रीज कस्टमर डिलाइट। सर्विस के केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल्स और बाइंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, कस्टमर डिलाइट की बात करेंगे। कस्टमर डिलाइट का मतलब हो गया हैप्पीनेस, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हम सर्विस इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, तो डॉक्टर अपना बेस्ट देता है ताकि आप क्या हो जाए, आप सही हो जाए, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिले। क्या मिले, सेटिस्फेक्शन आपको मिले।
ठीक है, नाउ वी विल स्टडी